कहानी कैनवास कोरा नहीं, सरला नाम है उसका, पर वह एक जटिल प्रश्न जैसी है। वह एक कलाकार है, रंगों के साथ खेलती है, परंतु वह अभी तक अपनी बेरंग जिंदगी में कोई रंग नहीं भर सकी। वह ऐसा ही समझती है, रंग तो क्या एक रेखा चित्र तक तैयार नहीं कर पाई है। वह अपने अमीर पिता की इकलौती गरीब बेटी है। पिता की दौलत के साथ उसने अपनी सूनी मांग सजाने के लिए अपनी मर्जी का सिंदूरी रंग तो खरीद लिया था, परंतु यह उसको बदकिस्मती थी कि उसको अपनी मांग में अधिक समय तक सजा कर नहीं रख सकी। उसने बहुत रंग देखे हैं उसकी जिंदगी में। हर समय उसने एक एहसास को जीना चाहा कि उसकी जिंदगी रंगों से भरी है। रंग भरे रंगीन गुब्बारों जैसी जिंदगी के जिस पहलू से टकराएगी उसको रंगों से भर देगी, पर उसके एहसास की यह कड़ी एक एहसास मात्र तक ही सीमित रही। इससे अधिक कुछ भी न बन सकी। रफीक एक पहाड़ी मजदूर है जो उसकी जिंदगी के साथ बिल्कुल वैसे ही टकरा गया था जैसे होली के दिन किसी राहगीर से अचानक किसी मकान की छत से रंग भरा गुब्बारा आ टकराता है। फर्क शायद इतना ही था कि उस राहगीर को इस तरह अचानक रंगा जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए रफीक का अचानक इस तरह मिल जाना किसी सुख भरी आमद जैसा था। उसके मिलने से पहले उसे अपना अस्तित्व मिट्टी की धूल के घने गुबार में भटकता हुआ महसूस होता था, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आंखें भिंची रहती है और लगता है फेफड़ों में मिट्टी की धूल भर गई है, जैसे मौत की आमद का एहसास। पर उससे मिलने के पश्चात लगा हवा स्वच्छ हो गई है, फेफड़ों में से मिट्टी घुल गई है और अब ये खुल कर सांस ले सकेंगी, जैसे जिंदगी को जीने का एहसास हो गया हो। रफीक जैसे किसी फुहार सा उसके जीवन में चला आया था, पानी की वो बूंदें लेकर जिसमें धूल के गुबार दब गए थे। पीठ पर जलाने वाली ओं का गट्ठर उठाए वह उसके घर की दहलीज लंघाया था। वह अपने बरामदे में ईजल के सामने खड़ी देर से कोरे कैनवास को घूर रही थी। बीबी जी लकड़ी किधर रखनी है, आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। नजर ने जैसे ही उसे छुआ था, ईजल पर लटक रहे कैनवास जैसे दिल पर एक चित्र उभर आया था। पसीने में तरबतर एक चित्र, कड़कती लू बरसाती धूप में झिलमिलाता एक चित्र, गड़े हुए सुडौल जिस्म के बाजुओं और पिंडलियों पर उभरी नाड़ियां, पैरों में पुराने टाया के जूते, घुटनों तक लटकता कच्छा, पुरानी फौजी कमीज की मुड़ी हुई बाहें और कमीज की पीठ पर टाट की बोरी का मोटा जैकेट जैसा गद्दा। ये सब कुछ कैनवास पर इतने स्पष्ट रूप में उभर गया था जैसे कैनवास न होकर आरसी हो। लकड़ियों का गट्ठर छोड़कर वह चला गया था, चाहकर भी वह उसे रोक नहीं पाई थी। उसके जाने के बाद वह देर तक कैनवास पर उसके चित्र को उभारने का प्रयास करती रही, रंगों के साथ लड़ती रही, परंतु जो उसकी आंखों में किसी फ्लैशलाइट सा प्रवेश कर गया था उसको कैनवास पर उतारना जाने की असंभव सा हो गया था। कैनवास पर बनी रफीक की अस्पष्ट तस्वीर जैसे उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। दिल के कैनवास वाली तस्वीर अधिक स्पष्ट थी। तंग आकर उसने रंगों वाली प्लेट सामने की दीवार पर दे मारी थी। सफेद दूध सी दीवार पर छोटे बड़े रंगीन धब्बे पड़ गए थे, जैसे आकाश में बहुत सी आतिशबाजियां हुई हो और इस आकर्षण ने बहानों को जन्म दिया। घर के पास ही आरे पर काम करता था रफीक। उसे कभी सामान उठवाने के बहाने बुला लेती सरला, तो कभी लकड़ियां मंगवा लेती। इन बहानों से कुछ समय के लिए ही उसे देख लेती, पर आंखें तृप्त न होती, प्यास न बुझती। पर जल्दी ही उसने एक बढ़िया बहाना ढूंढ लिया था। उसने रफीक को अपने चित्रों का मॉडल बना लिया। रफीक को भी क्या एतराज हो सकता था, उसे तो पैसे चाहिए थे, कमाई चाहिए थी, जिसके लिए वह अपने पहाड़ छोड़कर इस मैदानी शहर की ओर आया था। उसके चित्रों का मॉडल बनते बनते रफीक उसके काफी नजदीक हो चला था। उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था कि वह सन्नासर के पास ही एक गांव में रहता है। उसकी एक छोटी बहन है और 2 भाई हैं। उसके अब्बा है, अम्मी है, रिश्तेदार है। वह मिडिल पास है। उसकी जमीन में उसने संगे, हाड़ियों और नाखों के दरख्त हैं। खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत मकई और चावल हो जाते हैं। उनका एक छोटा सा घर पहाड़ी के ढलान पर है। और बहुत कुछ बताया था उसने, लाल चश्मे के बारे में, लोगों के बारे में, खूबसूरती और प्रेम कहानियों के बारे में। रफीक के कराए हुए लोगों की कल्पना उसे बहुत प्यारी लगती और वह कह उठती, इस बार मैं सन्नासर जरूर आऊंगी और तुम्हारा गांव भी देखूंगी, जरूर आइएगा मेम साहब। रफीक कहता, बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा बड़ा टूरिस्ट लोग आता है वहाँ। होटल वगैरह तो नहीं, पर टूरिस्ट क्वार्टर बहुत है। अच्छा, सरला भोली सी बनती हुई कहती, जी मेम साहब पास ही है। और फिर वह वहां जाने का रास्ता बताने लगा। गर्मी आ गई थी। रफीक अपने गांव पहाड़ों की ओर चला गया था। गर्मी का मौसम यह अपने पहाड़ी इलाके में ही बिताता है। सर्दी में पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ती है, इसलिए वह इन दिनों में 4 पैसे कमाने के लिए जम्मू शहर की ओर चला जाता है। तो बहुत भोला, लेकिन शहर की हवा खाकर थोड़ा चतुर भी हो गया है। उसके साथ ही आरे पर काम करने वाले फजलू ने जब उसका मजाक उड़ाते हुए मेम साहब के बारे में पूछा था,
तब उसने कहा था, हाँ फजलुआ, कुछ समझ में नहीं आता। मेम साहब मेरी तस्वीर बनाते समय बड़े प्यार से देखती हैं। उनकी आंखें देखकर मुझे सलमा की याद आ जाती है, वो भी उतने ही प्यार से देखती है। पर सच कहूँ फजलुआ, यह मेम साहब मेरी सलमा की बराबरी नहीं कर सकती। ये बड़े लोग प्यार मोहब्बत नहीं, सिर्फ वक्त पास करना जानते हैं। सरला सन्नासर आ गई थी। 2 कमरों का एक क्वार्टर किराए पर ले लिया था उसने। गर्मी की छुट्टियां बिताने और बहुत से सैलानी भी आए हुए थे। कुछ ही दिनों में सभी बंगले किराए पर चढ़ गए थे। दूर दूर तक फैली ढलान हरी घास की मखमली चादर में लिपटी हुई, दूर देवदार और चीड़ के घने जंगलों तक फैली हुई पहाड़ी ढलान। उसका जी चाहता वह बिना रुके इन मखमली ढलानों में दूर तक फिसलती चली जाए, वो दूर तक जहां देवदार और चीड़ के ये ऊंचे लंबे दरख्त जंगल का रूप धारण करने लगते हैं। सरला को ये जगह की बहुत पसंद आई थी। वह सोचती, मैं पहले क्यों नहीं है यहाँ। सुबह शाम की शबनम, बादलों के टुकड़ों को, दरख्तों में अटकी हुई सफेद धुंध, घास चरते हुए भेड़ बकरियों के झुंड, कंबलों में लिपटे हुए सलवार कमीज और जैकेट पहने हुए पहाड़ी लोग, ये सब उसे किसी स्वप्न सा लगता। कोई भी खूबसूरत नज़ारा जो इंसान ने पहले कभी न देखा हो, कुछ देर के लिए सपने जैसा लगता है। रफीक उसकी हैरानगी को दलील देने को कोशिश करता। वह सारा दिन उसके साथ ही रहता। कल वह मेम साहब को अपने घर ले गया था। पहाड़ी चढ़ती पतली पगडंडी का सफर बेशक थका देने वाला था, पर सरला के लिए यह बड़ा प्यारा अनुभव था। पहाड़ी ढलान में कितना प्यारा लगा था रफीक का घर। बेतरतीब सी शिलाओं को बड़ी तरतीब के साथ दीवारों का रूप दे दिया गया था। घर की जिस चारपाई पर वह बैठी थी, उस पर बिछी हुई चादर में से दूध की महक आती हुई महसूस होती थी। रफीक के छोटे भाई बहन के दरवाजे खिड़कियों के पीछे में छुप छुप कर देखते हंसते चेहरे याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती। कल रात ही उसने एक चित्र बनाया था रफीक के घर का चित्र, जिसमें कमरे के अंदर से दरवाजे खिड़कियों के बाहर का दृश्य नजर आता था और उनके पीछे से झांकते आधे छुपे मुस्कुराते चेहरे। रफीक ने जब चित्र देखा तो झट से बोल पड़ा, ये तो हमारे घर की तस्वीर है और यह मेरे भाई बहन झांक रहे हैं। सचमुच कमाल कर दिया आपने। फिर कुछ सोचकर बोला, आपको एक तस्वीर मेरे लिए बनानी पड़ेगी मेम साहब। एक क्यों, तुम जितनी चाहो। सरला का उत्तर था, नहीं, सिर्फ एक ही, सलमा की। मैं अभी उसे लाता हूँ, कहकर वह क्वार्टर से निकल गया था। सलमा का नाम सुनते ही सरला के पांव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। वह देर तक सोचती रही, ये सलमा कौन है, कहीं उसकी मंगेतर तो नहीं। एकदम नया नाम था उसके लिए। रफीक ने तो पहले उसका जिक्र तक नहीं किया था और कुछ देर बाद ही वह सलमा का चित्र बना रही थी। शर्माई हुई कजरारी आंखों वाली, दूध सी सफेद सलमा का चित्र, एक पहाड़िन परी का चित्र। हाय कितना प्यारा सा चित्र। सरला हैरान थी कि इस खूबसूरती को उसने रंगों में कैसे ढाल लिया। दरअसल वह कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं थी, वैसे ही शौकिया पेंटिंग वगैरह कर देती थी। शौक जिसके कारण वह एक कलाकार की ओर खींच गई थी, जिससे उसने अपनी सूनी मांग में सिंदूर भरवाया था। पर उस कोमल हृदय और कोमल उंगलियों वाले कलाकार के हाथ को उसके कसे हुए भरपूर जिस्म को रास नहीं आए। उसको तो चाहिए था एक भरा भरा गठीला नर शरीर जो उसे बुरी तरह झिझोन डालता। रफीक बड़ा खुश था, बार बार कह उठता, मेम साहब आपने मेरी सलमा की बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, सचमुच अच्छी बनी है। उसने जानबूझकर पूछ लिया, हाँ जी, बहुत अच्छी बनी है। मैं सलमा को घर छोड़कर आता हूँ, फिर ले आऊंगा। वह मुस्कुरा पड़ी थी। रफीक सलमा को छोड़ने चला गया। उसके जाने के बाद अचानक सरला ने महसूस किया कि वह कुछ खोने जा रही है। उसे एक अजीब सी असुरक्षा का एहसास होने लगा। रफीक को मेरा होना पड़ेगा, हर हाल में मेरा होना पड़ेगा, उसने सोच लिया था। हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की धड़ाक से बंद हो गई। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। रफीक बारिश में भीगा हुआ जब कमरे में दाखिल हुआ तब वह नाइटी पहने खिड़की के पास खड़ी थी। बिजली के न होने के कारण कमरे में हल्का अंधेरा था। आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ही हवा आंधी की तरह हुंकारती हुई आई और एक खिड़की खड़ाक से खुल गई। रफीक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने अपनी मेम साहब को कभी इस हालत में नहीं देखा था। खिड़की से आई तेज हवा ने उसकी जाली जैसो पतली नाइटी को उसके नंगे जिस्म पर ये उड़ा दिया था और आसमानी बिजली के लिश्कारे में उसका जिस्म संगमरमर की एक खूबसूरत मूर्ति सा लग रहा था। रफीक की फटी हुई पुतलियां देखकर वह मुस्कुराई थी और फिर धीरे धीरे उसके नजदीक और नजदीक होती चली गई। ये औरत जात बहुत शक्की होती है, रफीक ने थूक निगलते हुए कहा। क्यों? सरला उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, आपके साथ घूमता हूं न तस्वीर बनाने के लिए, इसीलिए पता नहीं क्या समझती है कौन सलमा हाँ और कौन
रूठ जाती है, सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अच्छा, मेरे साथ घूमने में उसे क्या एतराज है? सरला ने उसके हाथ से अपना हाथ छुआते हुए पूछा। वो मेरी मंगेतर है न जी, इसीलिए शक करती है। सरला उसके बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी, इतनी नजदीक कि उनकी हल्की गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी। उसके हाथ राफिक की चौड़ी छाती पर फिसलते हुए उसकी कमीज के बटनों की ओर बढ़े। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बटन खोलते हुए उसने पूछा। रफीक ने अपने सूख गए होठों पर जीभ फेरी। अच्छी लगती हैं, पर यह आप क्या कर रही हैं? मैं आज तुम्हारा एक न्यूड बनाना चाहती हूँ। न्यूड? रफीक बुदबुदाया। माने नंगा चित्र? सरला ने स्पॉट किया। अचानक बिजली जोर से कड़की। ईजल पर लगा सलमा का मासूम सा शर्मीला चित्र अंधेरे की आंखें फाड़कर रफीक के दिलो दिमाग पर छा गया। पर मेम साहब, कैनवास तो कोरा नहीं, उसके मुंह से अचानक निकला और वह एकदम सरला की बाहों में निकलकर ईजल के पास जा खड़ा हुआ। सरला हैरान सी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि एकाएक बिजली फिर चमकी और सलमा का मासूम चित्र एक बार फिर शर्मा गया। सरला को सलमा की शर्मीली आंखें देखकर एकदम अपने नंगेपन का एहसास हुआ और उसने झट पलंग से चादर उठाकर अपने जिस्म पर लपेट ली।